म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सही है, इन सारे क्वेश्चंस और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको सब समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा कैसे कमाते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो है क्या सही है म्यूचुअल फंड्स या फिर नहीं सही है, टैक्स उस पर क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का संपूर्ण ज्ञान। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले जिस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट को देखती हूँ उस तरीके से आप स्टॉक मार्केट को समझिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट के अंदर जाते हैं एक शॉप से एक पेन लेने के लिए। अब आप वहां पे गए, वहां पे आपको कोई तो मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप स्टेशनरी वाले इंसान के पास गए जिसके पास स्टेशनरी की शॉप है, अपने स्टेशनरी वाले भैया से क्या खरीदा, एक पेन खरीदा, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है कि आप मार्केट के अंदर गए, वहां पे एक शॉप यानी कि NSE BSE आर जस्ट लाइक शॉप्स, वहां से आपने क्या खरीदा, कमोडिटी खरीदी, वहां से आपने क्या खरीदा, सिक्योरिटी खरीदी, ठीक है। सिक्योरिटीज खरीदी, स्टॉक्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, ये सारी चीजें आपने खरीदी। अब एक बात बताओ, यहीं पे दो चीजें आती है, एक होती है डिपोजिटरी, एक होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आप इसी एग्जांपल से थोड़ा और समझ लें। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेशनरी वाले भैया को कह रहे हैं कि भैया देखो ये जो पेन है ना आप किसी लॉकर में डलवा देना और इसे घर मत भिजवाना, ठीक है। तो ये आता है डिपोजिटरी की, यानी कि डिपोजिटरी क्या है कि आपके जो शेयर्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर स्टोर है वहां पे, ठीक है। डिजिटल लॉकर है वो शेयर्स के लिए। और अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, अब चलो लॉकर में आपका पेन रख गया, ठीक है। तो अब आप सीधा उस लॉकर तक तो नहीं जा सकते, आपको कोई एजेंट चाहिए, आपको कोई ब्रोकर चाहिए जो आपको वहां तक लेकर जाएगा या फिर जो आपकी चीजें आपके पास लेकर आएगा, दैट इज ब्रोकर, दैट इज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जैसे हम जानते हैं जीरो द अप स्टॉक्स ग्रो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब थोड़ा इसको एडवांस कर देते क्योंकि हमने लॉकर की बात करी, सेम अगर हम इसको समझना चाहें तो उसको समझ सकते हैं ज्वेलरी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं गई मार्केट के अंदर, वहां से एक शॉप से मैंने क्या खरीदी, एक ज्वेलरी खरीदी। तो अज्ञान वो शॉप क्या है आपके लिए, NSE BSE हो सकती है, वो आपने गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी, आपके लिए वो क्या हो सकता है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, बताओ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। अब आपने लॉकर में डलवा दी डिपोजिटरीज, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आपके शेयर्स जो है वो क्या है, स्टोर है। और आप उस लॉकर तक अकेले तो जाओगे नहीं, आपके लिए कोई वहां से लेकर आएगा, है ना। तो दैट इज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड सेगमेंट की तरफ। मैं सब कुछ समझा दूंगी, म्यूचुअल तक हो पाएगा। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। अब देखो भाई म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड जो है ना एक कॉमन पॉट की तरह है जिसके अंदर सब इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अपना अपना पैसा डाल रहे हैं। अब भाई म्यूचुअल फंड से क्यों इन्वेस्ट करें, देखो पहली बात आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती, आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ता, आपके बदले पे एक प्रोफेशनल क्या करता है वहां पे, आपके बदले पे एक प्रोफेशनल जो है इन्वेस्ट करता है। तो एक टाइप का कॉमन पॉट या फंड है जहां पे इन्वेस्टर्स अपनी मनी को ग्रो करते हैं। होल फंड जो है क्या कौन मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, ठीक है। डिफरेंट मतलब हम बोल सकते हैं प्लेसेस पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा जाता है। क्यों भाई, मैं एक ही सेक्टर में सारा पैसा क्यों नहीं लगा देती, क्यों, ताकि रिस्क को रिड्यूस करा जा सके, ठीक है। गोल वही है, आपके पैसे को ग्रो करना। इज दैट क्लियर? So let me know in the comment section below, is that clear or not, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड से जो है भाई पैसा कैसे कमाते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपके पास कितने वेज हैं, 3 मेन वेज है। सबसे पहले आपको डिविडेंड पेमेंट मिल सकती है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, अंतर ये समझ लो। देखो कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है। वही प्रॉफिट जब कंपनी शेयर होल्डर से बांट देती है उसको डिविडेंड कहते हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा क्या,
क्लियर है और बात आपके दिमाग तक जा रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई डाउट है तो वो भी पूछो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी, इंटरेस्टिंग और आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो डिविडेंड पेमेंट हो सकता है, ठीक है, बट वो डिविडेंड कैसे देंगे भाई? एक्सपेंसेस जो है, जैसे एग्जिट लोड हो गया, एक्सपेंस रेशो हो गया, इन सबको कट करके वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी कि आपने क्या करा, लॉन्ग करना। लॉन्ग का क्या मतलब होता है भाई? देखो, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना। अब वो क्या कह रहा है, लॉन्ग अगर आपने लो प्राइस पे करा, यानी कि आपने भाई सिंपल चीज है, सस्ते में शेयर को खरीद लो, महंगे में शेयर को बेच दो, तो लॉन्ग कर दो लो प्राइस पे और शॉर्ट कर दो हाई प्राइस पे, महंगे में बेच दो, ठीक है। अगर आपकी एनवीए क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पता है, अभी तो वीडियो पॉज करके बताओ, बट अब मैं बताती हूँ एनवीए क्या होता है। इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, उससे पहले इसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल एसेट्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब अपने म्यूचुअल फंड को ज्यादा एनवीए पर सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर ज्यादा एनवीए की वैल्यू है म्यूचुअल फंड की तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, अगर फंड की सारी इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है तो आपका म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और इससे इंक्रीज वैल्यू को ही, इस इंक्रीज वैल्यू को ही एनवीए कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो। ओके, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं, इसमें अब हम ये बात करने वाले हैं। देखो भाई, म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं ये डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड्स मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करी जा रही है। जहां पे इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स में बदल जाता है। तो डिपेंड्स वेयर टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन है? प्रोफेशनल फंड मैनेजर है। अब सबसे पहले चीज के बारे में बात करें तो इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स क्या भाई? देखो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिंपल सी बात है। मेन गोल क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब है? हम स्टॉक प्राइस से एप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि अगर स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा एप्रिसिएशन होगा। डिविडेंड मिलता है इसमें, क्योंकि स्टॉक्स है कंपनी के, तो फिर डिविडेंड के मिलेगा। अब इसमें लार्ज कैप में भी कर सकते हो, मिड कैप में, स्मॉल कैप कंपनीज में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, वैसे म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, डेट फंड। डेट फंड क्या कहता है? डेट फंड ये कहता है कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप देखो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। कई लोगों को लगता है भाई बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। इसमें आपको क्या बोलती है, इसमें आपको क्या मिलता है? फिक्स इनकम सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट पे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैम पैसा कैसे कमाते हैं इसके अंदर, बिकॉज हम तो इसी बात में मेन बात करना है। देखो भाई, इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है और आपका प्राइस ऑफ बॉन्ड जो बढ़ जाता है। अगर आपका प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ गया, इसको कैपिटल गेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल गेन कहते हैं। इज दैट क्लियर? दोबारा बता दूं, इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है बॉन्ड्स पे, और इस पे अगर हमारे बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं। दैट्स इट। चलो, हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि हमारे स्टॉक जो है और जो हमारे डेट फंड्स है, स्टॉक फंड्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स एंड डेट फंड्स जो है वो हमारे क्या हो चुके हैं? कंबाइन हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ जाएगा, आपको मिलेगा इक्विटी से, और रेगुलर इनकम मिलेगी डेट से। क्यों? इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे पैसे। हाई ग्रोथ बट रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, और कुछ स्टेबल इनकम भी मिलती है, ठीक है, कुछ स्टेबल इनकम भी मिलती है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो, मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर क्या, ध्यान से समझना मनी मार्केट क्या कह रहा है। इसलिए आपको फोकस करता है सेफ्टी पे और लिक्विडिटी पे, सेफ्टी पे और लिक्विडिटी पे। इसका क्या मतलब है मैम? पहले तो ये बताओ लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि आपको जब पैसा चाहिए आपके लिए तब अवेलेबल हो जाए। इसलिए ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, मतलब ये शॉर्ट टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स। मैम पैसा कैसे कमाए? पैसा कुछ इनकम जनरेट करना होता है थ्रू इंटरेस्ट, ठीक है, और मेन फोकस होता है
ऑन कैपिटलाइजेशन, कैपिटल को सेफ रखना, एंड व्हेन नीडेड जनरेट इमीडिएट कैश, और जब जरूरत हो तब हम कैश को इमीडिएटली जनरेट कर देंगे। इज दैट क्लियर? मनी मार्केट का क्या मतलब है कि जब पैसा चाहो तब अवेलेबल हो जाए, आपकी कैपिटल को सेफ रखना होता है। और इनकम कैसे जनरेट हो रही है? इंटरेस्ट के थ्रू जनरेट हो रही है। ट्रेजरी बिल्स इसका एग्जाम्पल है, इसमें शॉर्ट टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेफ्टी और लिक्विडिटी पे आपके फोकस करता है। चलो, इंडेक्स फंड्स, तो इंडेक्स तो सुना है आपने, क्या होता है इंडेक्स? यानी कि वही आपका निफ्टी 50 हो गया, है ना, सेंसेक्स हो गया। तो इसके अंदर इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है। पैसिव इन्वेस्टिंग होती है। इसका क्या मतलब है कि ये लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को क्या कर सके, कॉपी कर सके। तो आपके रिटर्न वही होंगे जो इंडेक्स के रिटर्न है ना। इससे अच्छा आप खुद ही क्यों ना इन्वेस्ट कर लो। एक्सपेंस रेशो वगैरह से तो बचोगे, एग्जिट लोड से तो बचोगे। गोल जो होता है वो बीट करना नहीं होता मार्केट को, बट मैच करना होता है कि भाई कम से कम इतने रिटर्न्स तो आ ही जाए जितना निफ्टी के रिटर्न्स आ रहे हैं। एक्सपेंस रेशो इसलिए इनका यूजुअली कम होता है। ठीक है, क्लियर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थीमेटिक फंड्स, देखो भाई थीमेटिक से क्या समझ रहे हो? थीम आ रहा है इसमें, थीम एक स्पेसिफिक थीम या एक स्पेसिफिक सेक्टर पे इन्वेस्ट करना, दैट इज थीमेटिक फंड्स का काम होता है। जैसे फोकस स्ट्रैटेजी होती है इनकी, इन्वेस्ट करना होता है स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेसिफिक थीम पे। जैसे कि टेक हो गया स्पेसिफिक सेक्टर, थीम हो गई क्लीन एनर्जी हो गई। ठीक है, इसके रिटर्न्स जो होते हैं टोटली डिपेंड करते हैं उस थीम और उस सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे, गंदा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स कम होंगे। ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। इंक्रीज ग्रोथ पोटेंशियल बट रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो ज्यादा बट रिस्की होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेटेड होने का क्या मतलब होता है कि आपने ज्यादातर पैसा एक ही जगह पे डाल रखा है, तभी डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या म्यूचुअल फंड सही है? तो इसका जवाब आज की ही हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या है, फिर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर कंक्लूजन पे जाएंगे क्या सही है या गलत है। तो पहले देख लेते हैं भाई म्यूचुअल फंड्स के फायदे क्या है इन्वेस्ट करने के। एडवांटेजेस, अगर आपको रिसर्च नहीं करनी है, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, एक साथ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, यानी मैं चाहती हूँ कि भाई मैं एक साथ कई जगहों पे इन्वेस्ट कर दूं, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो गया। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क का क्या मतलब है कि भाई मैंने एक ही जगह ना डाल के मैंने कई कई जगह पैसा, मेरे को लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, क्योंकि फंड हाउस यानी कि भाई म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, इन्वेस्ट करते हैं बड़ी वॉल्यूम के अंदर, इस वजह से उनको कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन के अंदर। ठीक, अफोर्डेबिलिटी ये कहती है कि आप जो है SIP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो हम इसकी बात एक सेपरेट वीडियो के अंदर भी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी बड़े गोल अचीव करवा सकती हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई देखो आप स्मॉल अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। कि मान लो कि मेरे पास भाई 1 लाख नहीं है एग्जैक्टली देने के लिए, अब भी इमीडिएटली देने के लिए नहीं है, बट मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए दे सकती हूँ। ठीक है, या मैं हर महीने 1,000 दे सकती हूँ 5 साल के अंदर, या फिर कुछ भी। ठीक है, आपका जो भी SIP अमाउंट है, तो भाई वो छोटा छोटा अमाउंट में मेरे को बड़े बड़े गोल अचीव करवा सकता है। भी है लिक्विडिटी का क्या, आप जब चाहो पैसा ले सकते हो, इजी टू इन्वेस्ट है। म्यूचुअल फंड्स में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, रेगुलेशंस है इसमें थ्रू सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई देखो सेबी क्या कहता है, जिस तरीके से पुलिस और लॉ आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी वे में रेगुलेटर है सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसएडवांटेजेस है भाई बच्चे अच्छी बात है तो बहुत कर ली मैम, खराब बात क्या? खराब बात ये कि इसके अंदर एक्सपेंस रेशो होता है। एक्सपेंस रेशो होता है, बट क्यों होता है एक्सपेंस रेशो? एक्सपेंस रेशो होता है, बट क्यों होता है एक्सपेंस रेशो? क्या वो आपके बदले पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्या वो रिसर्च नहीं कर रहे? तो मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड को वो चार्ज करते हैं एक फीस। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। कुछ वर्ड अगर गलत हो गए, SME मतलब ये कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये जो है बहुत गलत हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा।
अब क्या होता है, आपके पास कंट्रोल नहीं है इन्वेस्टमेंट पे। मेरे पास कंट्रोल नहीं है इन्वेस्टमेंट पे, कैसे? भाई देखो, भाई ये म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है वो उसके ऊपर है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें आपका क्या कंट्रोल है? अगर आप फॉर एग्जांपल रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आपका जो फंड मैनेजर है वो नहीं करना चाहता, तो वही आपकी नहीं चलेगी, फंड मैनेजर की चलेगी, ठीक है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको इंडिविजुअल स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, उससे पहले आप चूज कर सकते हो, वो बात अलग है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, ठीक है। अब भाई मार्केट रिस्क भी बहुत है। मार्केट रिस्क कैसा होता है? मार्केट रिस्क बिल्कुल मौसम की तरह होता है, कभी धूप तो कभी बारिश, मार्केट भी अप एंड डाउन होती है, ठीक है। तो रिटर्न्स गारंटी नहीं होते, एक जस्ट आइडिया होता है। और भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि फंड मैनेजर रिस्क। भाई मान लो कि जो फंड मैनेजर है जो हमारे बदले बिहेव करे, क्या पता उसकी स्किल्स इतनी अच्छी ना हो, क्या पता वो गलत इन्वेस्ट कर दे, क्या पता उसका एनालिसिस अच्छा ना हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो फंड मैनेजमेंट स्किल ऑफ फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। अगर कैप्टन ठीक से गेम प्ले नहीं बना पाएगा तो टीम परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। इन द सेम वे म्यूचुअल फंड मैनेजर फॉर इन्वेस्टर, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो अगर किसी ने ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ना अलग अलग सेक्टर में नहीं करना चाहिए था, आपके खुद के लिए मैनेज करना बहुत वो हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, दैट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इससे क्या होता है, मार्केट एवरेज को बीट नहीं कर पाता। रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के कंफ्यूजन, क्या म्यूचुअल फंड सही है? दोबारा से क्वेश्चन आ रहा है। भाई देखो, म्यूचुअल फंड सही है या गलत है ये आप पे डिपेंड करता है। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन यानी कि टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कि आपको 1 से 10 साल के लिए चाहिए, है ना, 20 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, वो आपके उस पर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट हॉरिजननेस ऑफ योर्स। इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, अगर आप बिल्कुल एक नए इन्वेस्टर हैं, ठीक है, नए इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप कम समय डिवोट करना चाहते हैं, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, अगर आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है। एक और चीज, अगर आप SIP करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक SIP का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बट यू हैव डीप नॉलेज, ठीक है, यू वांट टू कंट्रोल ओवर योर इन्वेस्टमेंट। मैंने बात बोली थी ना कि अगर आपको कंट्रोल चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अगर आपको डीप नॉलेज है मार्केट की, अगर आप फीस से बचना चाहते हो, तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग आपके लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट स्टिल डिपेंड्स अपॉन यू। हाउ टू चूज राइट म्यूचुअल फंड्स, एक सही म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करें? नाउ द क्वेश्चन कम्स, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से मेरे लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है ना? बहुत सारे मार्केट में म्यूचुअल फंड्स है, बट मेरे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो इसमें इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगी कि आप अपने राइट म्यूचुअल फंड अपने लिए कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, एक स्टेप चाहो ना तो आप अगर आप चाहो तो मैं इसकी PDF आपको दे दूंगी, ठीक है, या फिर आप सीधा नोट्स भी बना सकते हो। देखो, स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर गोल एंड रिस्क। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, कहते हैं ना कि भाई देखो, दूसरों को जानने से पहले खुद को जानो। उसी तरीके से भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, एक सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे पहले आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या है, आप किस तरीके का रिस्क ले सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है, ठीक है। गोल के लिए एक अलग तरह का, हर एक गोल के लिए अलग अलग तरह का म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, सही होता है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है, क्या आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न्स चाहिए या फिर लो रिस्क मॉडरेट या फिर लो रिटर्न्स चाहिए? ऑल केसेस अदर फैक्टर्स आल्सो मैटर्स, अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं। स्टेप नंबर 2 सेज अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। मैंने अभी आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड बताया, मैंने बताया ना, डेट, स्टॉक मतलब जो इक्विटी वाला है, ठीक है, फिर मैंने आपको हाइब्रिड बताया, मनी बताया, थीमेटिक बताया, इतने सारे तो बताया मैंने आपको। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको समझ में आया नहीं आया। अब की फैक्टर्स क्या है चेक करने के, स्टेप नंबर 3 पे आ चुके। अंडरस्टैंडिंग टाइप, ठीक है, और एक स्पेसिफिक
फंड को चूज करने के बाद, मान लो कि अगर आपने चूज कर लिया, तो अब ये है कि उस फंड को एनालाइज करा जाए, उस फंड को एनालाइज करा जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या एनालाइज करना होगा हमें उस फंड के अंदर? हमें उसकी फंड परफॉर्मेंस, उसके 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी कि उसने पास रिटर्न्स कैसे दिए हैं। ठीक है, देखो भाई, एक बात बहुत जरूरी है कि पास रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, बट एक आइडिया देते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स आल्सो मैटर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा। एक्सपेंस रेशियो क्या है उसका, मतलब एक्सपेंस रेशियो क्या है? वो परसेंटेज है फंड की जो आपके इन्वेस्टमेंट से हर साल चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए, आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो भाई, लेस एक्सपेंस रेशियो ज्यादा गुड है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, ऐसे रिड्यूस करता है कि आपका एक्सपेंस अगर कम होगा तो आपके ऑफ कोर्स पैसा बचेगा ही ना। अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो आपकी इनकम ज्यादा खर्च होगी। समझ रहे हो मेरी बात? कि बोलते नहीं कि कम पैसे खर्च करना भी एक तरीके से पैसा कमाना होता है। मैंने सुना है कहीं पे। आई वांट टू नो योर, you know, I'll say that I want to know your thoughts. चलो, फंड मैनेजर क्या कहता है? फंड मैनेजर ये कहता है फंड को कौन मैनेज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेड रिकॉर्ड क्या है, और इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, ये जानने का हमें हक है भाई। क्यों? क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं उसे। चलो, अब यही सारी चीजें हम देखेंगे कि भाई चेक कैसे करें, चेक कैसे करें। फंड हाउस वेबसाइट पे जाके, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन वेयर टू फाइंड, कैसे फाइंड करना, कहाँ पे फाइंड करें। देखो भाई, आर फंड्स के अंदर ये मैंने पूरा लिख रखा है, मीट द टीम। ठीक है, फंड फैक्ट शीट आ गई, आपका प्रोस्पेक्टस आ गया, ये सारी चीजें आप जाके सब पढ़ सकते हो। ठीक है, कैसे चेक करें? देखो, एक होता है SID। SID क्या होता है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? पहले बात तो चेक कैसे करें, ये फंड हाउस की वेबसाइट पे ही या फिर फाइनेंशियल पोर्टल्स पे ही आपके अवेलेबल होगा। And the SID contains detailed information about the fund। भाई फंड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? SID, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। मैं आपको बता रही हूँ, आई डोंट नो कि आपको पता है नहीं पता, बट इधर वीडियो देखने से आपको जरूर पता चल गया होगा। और अगर आपको पता चला है कि भाई कैसे, तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही मत, क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट की वीडियो लेने वाली हूँ, ट्रस्ट मी। चलो, अब SID के अंदर ये भी होता है कि फंड्स मैनेजर का बैकग्राउंड क्या, एक्सपीरियंस क्या है, फंड इन्वेस्टमेंट क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, तो आपको ये मिल जाएगा। फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे हो गया मनी कंट्रोल हो गया, ठीक है, वैल्यू रिसर्च हो गया, ET मनी हो गया। अदर प्रोवाइड्स कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन देते हैं म्यूचुअल फंड्स और उनके मैनेजर्स के बारे में। ठीक है, मार्केट रेगुलेटर वेबसाइट भी है, जैसे कि मैंने बताया था ना, रेगुलेटर कौन? SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इफ यू वांट तो AUM। मैम, ये एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? ध्यान से देखो, ये फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जा गए टोटल पैसे का साइज है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि भाई हाई रिटर्न्स जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्मॉल जो है बहुत रिस्की है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं, और मॉडरेट जो है वो सही है, मॉडरेट सही है। लोड क्या होता है? भाई देखो, हमेशा आपको जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपको ये होना चाहिए कि भाई आप लो एग्जिट लोड वाला ही चूज करो, क्योंकि जब आप वहां से एग्जिट कर रहे हो, अब आप ये सोचोगे नहीं अब मुझे नहीं करना, तो वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज करेंगे जो भी उनका एग्जिट लोड होगा। तो अगर ज्यादा चार्ज करेंगे, अगेन वही वाली चीज होगी, अगर उनका एग्जिट लोड ज्यादा है तो आपका भाई रिटर्न्स कम हो जाएंगे ना, ऑफकोर्स सी बात है। अब कुछ रिस्क रेशियोज होते हैं जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं आप लोगों के लिए, और इनको मेजर कैसे करते हैं, वेज टू मेजर रिस्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये थोड़ा थोड़ा मैथ्स की चीज है, आपने सुनी होगी, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो लेट मी नो। शार्प रेशियोज और बीटा अभी देखते हैं। देखो भाई, फंड्स रिटर्न्स कितने वॉलेटाइल हो रही है, मतलब कितना ऊपर नीचे जा रहा है, रिटर्न कितना ऊपर नीचे जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। शार्प रेशियोज ये बताते हैं कि फंड्स ने कितना रिटर्न जनरेट किया है रिस्क के कंपैरिजन में, रिस्क कितना और उसके कंपैरिजन में उसने रिटर्न कितने जनरेट करे। कौन बताएगा? शार्प रिस्क। हायर शार्प रेशियो बेटर होता है, ठीक है, याद रखना, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। बीटा मतलब क्या है? मार्केट के कंपैरिजन में फंड्स कितना वॉलेटाइल है, मार्केट के कंपैरिजन में फंड्स कितना वॉलेटाइल है। अगर बीटा ज्यादा है 1 से, तो मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है, ये माना जाता है।
Is that clear? Step 4 रिसर्च। तो आप ऑफ कोर्स रिसर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अब टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं और मेरे जैसे, और मैं जो है आपको यूट्यूब चैनल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन तो दे ही रही हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, मनी कंट्रोल हो सकता है, ग्रो पे आप कर सकते हो सर्च, ये सारी चीजें। रेटिंग्स भी होती है, जैसे मॉर्निंग स्टार, अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको रेटिंग्स मिल जाएंगे, और हम ऑफ कोर्स ये जानते हैं कि हाई रेटिंग ज्यादा अच्छी मानी जाती है ना। रिव्यूज देखना, कंफ्यूजन, बहुत सही। सही इन्वेस्टमेंट का चुनाव भी एक धार्मिक कार्य की तरह होता है, जिसमें विवेक, ज्ञान, निष्ठा की जरूरत होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस। और पेशेंस के साथ वही ज्ञान, यानी कि आपको नॉलेज तो भर भर के चाहिए, जो आपको इस चैनल से मिल जाएगी। चलो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। नॉलेज नॉट अ गेम ऑफ ओवरनाइट, है ना, तो टाइम लगता है हर चीज के अंदर, आपको समझने में, सीखने में भी टाइम लगेगा, बट देखो करते। चलो, वेयर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करें। देखो भाई, आजकल के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट दो मेन वेज हैं। दैट टू मेन वेज आर एएमसी, यानी कि उसकी एएमसी की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, वही हम डायरेक्टली देखेंगे। अब एएमसी क्या है, बेसिकली एवरी म्यूचुअल फंड, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, अपनी वेबसाइट्स होती हैं, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट, उनकी अपनी अपनी वेबसाइट होती है। एडवांटेज क्या, एक्सपेंस रेशियो कम होगा। डिसएडवांटेज क्या है, आपको अब देखो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, अब आपको अलग अलग एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लॉग इन करना होता है, सारे फंड्स आपको एक ऑप्शन पे नहीं मिल सकते। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स क्या कहता है, देखो भाई, टाइप्स, इसमें ब्रोकरेज है हमारा, ठीक है, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे पेटीएम मनी हो गया। बैंक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्टली, ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें हैं आपके। और भी कुछ ऐसी चीजें जो म्यूचुअल फंड के बारे में रहेगी, ये टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ओपन हो गए म्यूचुअल फंड्स, या फिर क्लोज म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें। बस बने रहो वीडियो पे, हम कोशिश करते हैं कि इसको फटाफट से जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और आपको समझ आ जाए, है ना। मेरा मकसद ये है कि, मेरा गोल ये है कि आपको समझ में आ जाए चीजें। अगर हम और अब मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहें तो हम जान सकते हैं टैक्सेशन के बारे में। म्यूचुअल फंड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिटर्न आप अर्न करते हो उस पर टैक्स लगता है। इसकी कैलकुलेशन भाई, अब अगर टैक्स की कैलकुलेशन है, उसको डिपेंड पे करती है भाई कि टाइप क्या है। अभी मैंने बताया आपको टाइप्स, इतने सारे पढ़ कर आए हो, भूल मत जाना, टाइप्स पढ़ाए मैंने आपको, ठीक है। और टाइम ऑफ म्यूचुअल फंड भी क्या है, लाइक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको बोलते हैं STCG, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, CG कैपिटल गेन। अभी बताया 12 महीने के अंदर बेच दिए जाते हैं, उनपे अभी भी 15% फ्लैट टैक्स लगता है। एक और चीज है, जो टैक्स वगैरह के बारे में मैं आपको बातें बता रही हूँ, अभी का है, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अगर इसमें कोई अपडेशन आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को लोग कभी भी देखें, क्या पता अभी देखें, 1 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, 20 साल बाद देखें, तो जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। एक और चीज है, जुलाई 2024 के बाद जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% हो जाएगा, मतलब तो हो ही गया होगा बजट ओवरऑल के अकॉर्डिंग। अगर आपके गेन्स 1 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ ज्यादा वाले पार्ट पे 10% टैक्स लगता है। थी अब हम डेट वाले के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर यूनिट्स आप 3 साल यानी 36 मंथ्स के अंदर बेच देते हो तो प्रॉफिट आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है और इनकम स्लैब की रेट पे टैक्स लगता है। अब आपके लिए अपडेट डाला गया है, जो डेट यूनिट्स 1 अप्रैल 2023 के बाद लिए गए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले लोग जानते थे, है ना, 2023 2024, अब तो 2025 चल रहा है, बट पहले से भी कर दिया गया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। उन सब पर अब रेट के अकॉर्डिंग भी टैक्स किया जाएगा, चाहे होल्डिंग पीरियड कितना भी हो। इंडेक्शन का बेनिफिट अब नहीं मिलता है। इंडेक्शन का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 36
मंथ्स के बाद बेचते हैं तो प्रॉफिट पर 20% टैक्स लगता है और इंडेक्शन का बेनिफिट मिलता था। अपडेट, ये रूल सिर्फ उन यूनिट्स के लिए वैलिड हो है जो 1 अप्रैल 2023 से पहले तक परचेज किए गए थे। नए यूनिट्स 1 अप्रैल 2023 के बाद पर स्लैब टैक्स रेट लगता है और इंडेक्शन कम हो चुका है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि पहले कुछ लोग जानते थे, अब जस्ट फॉर देयर नॉलेज ये सारी चीजें डाली गई है। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अभी बताया थोड़ी देर पहले डिविडेंड क्या होता है। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनीज कुछ तो देंगी, वो प्रॉफिट कमा रही है, क्या देती है? डिविडेंड देती है। उनको प्रॉफिट होता है, वो जब शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। डायरेक्टली इन्वेस्टर्स इनकम में ऐड होता है, आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज होता है। फंड्स आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं चार्ज करते। ये बहुत सारे एनपीए नेट एसेट वैल्यू, एनबीए को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज को अगर हम डिवाइड कर दे उनकी टोटल यूनिट से तो हमारा एनबीए निकल जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड्स में टोटल एसेट्स 10 करोड़ हैं। ठीक है, स्टॉक्स बॉन्ड्स कैश वगैरह मिला के। लाइबिलिटीज उनकी टोटल जो है 50 लाख है। ठीक है, और टोटल यूनिट्स उनकी क्या है? 50 लाख है। तो देखो हमने क्या बताया, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज, यानी कि 10 करोड़ में से 50 लाख गए और अगर हम उसको डिवाइड कर दे 5 लाख में से, ठीक है, क्योंकि टोटल यूनिट्स 5 लाख है तो हमारा क्या आ जाएगा? एनबीए 190 पर यूनिट। अगर आप एक म्यूचुअल फंड्स यूनिट खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू, अगर आप एक यूनिट खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू 190 होगी। रफली मैंने कैलकुलेट करा है इसे। ठीक है, मतलब ऐसे आपको जानने के लिए भाई ये वैल्यू कैसे निकले। अब क्या एनबीए हाई या लो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लोग अक्सर पूछते हैं कि एनबीए हाई एनबीए बेटर है या लो एनबीए बेटर है। इसका सिंपल जवाब है एनबीए बस एक नंबर है जो फंड की करंट वैल्यू को दिखाता है। भाई फंड की करंट वैल्यू क्या है? फंड का फ्यूचर रिटर्न इस बात से डिपेंड नहीं करता एनबीए हाई है या लो है। ये फंड के परफॉर्मेंस और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब इट्स जस्ट अ वैल्यू। एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, इट्स जस्ट अ वैल्यू। ट्यूजन पढ़ लेते हैं। मैंने ये लिखा है, मैंने बनाई है ये पूरी पीडीएफ आप लोगों के लिए। ठीक है, एनबीए म्यूचुअल फंड्स की एक दिन की वैल्यूएशन होती है और ये आपके रिटर्न्स को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ एनबीए देखकर डिसीजंस मत बनाइए। पोटेंशियल और इन्वेस्टमेंट को एनालाइज, मैंने बताया एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करिए। अगर डाउट है तो मुझे बताइए, I'll let you know in the comment section। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आई विल फॉर श्योर आंसर। चलो म्यूचुअल फंड्स के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अभी हम एक पीछे डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर आए हैं, तो आप वो जरा मुझे बताओ किस डॉक्यूमेंट में बात कर आए हैं। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? कि एक समरी है। ठीक है, क्या है? एक समरी है जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। कंटेंट इसमें स्कीम का ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क फैक्टर्स, एक्सपेंस रेशियो, परफॉर्मेंस डेटा होता है। उससे आपको ये समझ आता है कि फंड्स किस तरह के एसेट में इन्वेस्ट करता है और उसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। ये तो जाननी थी आपको, किससे पता चलेगा? किनसे? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करते हुए उनके स्पेसिफिक डिटेल्स को दर्शाता है जो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी हो। फंड्स का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, एसेट लोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो हमें चाहिए थी, हमें जानना था पहले परफॉर्मेंस कैसे का ओवरव्यू होता है। ठीक है, ये तो चाहिए इंपॉर्टेंस क्या है इस डॉक्यूमेंट से, आपको फंड्स के सारे फीचर समझ आते हैं और ये डिसाइड करने में मदद करता है कि आपको स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। कंटेंट, इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है, बैंक वगैरह तो स्टेटमेंट होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड होता है जो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड हाउस से मिलता है। ठीक है, मिलता ही रहता है। आपके म्यूचुअल फंड यूनिट की करंट वैल्यू, ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट लॉस और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होती है। क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती है। ठीक है, बस इतना ही जानने के लिए काफी है। आपके बाकी चाहो तो पढ़ लेना। चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। टैक्स बचाओ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है।
क्या है ये? ELSS का मेन गोल है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट करता है। मतलब इक्विटी के अंदर हम लॉन्ग टर्म जनरेट कर रहे हैं क्या? रिटर्न्स, लेकिन उनका पैसा मार्केट के ग्रोथ के साथ बढ़ेगा। बहुत मामूली सी चीज है ये, है ना। टैक्स बेनिफिट, इससे क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है? सेक्शन 30C के अकॉर्डिंग ELSS फंड्स पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब है कि आप अपने टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख तक गवर्नमेंट क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करता है, ठीक है। ELSS का एक 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल तक नहीं बेच सकते। इस ड्यूरेशन के बाद आप यूनिट्स बेच सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी अपडेशन होगा आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। किस तरह से इन्वेस्ट करें? आप डायरेक्टली परचेज करके या फिर SIP, ठीक है, अभी बात हुई है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लानिंग के थ्रू भी ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न्स, देखो रिस्क लेवल क्या होता है? रिस्की होते हैं क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशंस के ऊपर या नीचे हो सकती है। रिटर्न्स हिस्टोरिकली ELSS फंड्स अच्छी रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी से ही ये बेस्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं, यानी ऑफ कोर्स लॉन्ग। बट आपको ये भी इन एनालिसिस करनी जरूरी है, आपको करंट वो भी जाननी जरूरी है कि आपकी करंट परफॉर्मेंस क्या है। एडवांटेज क्या होता है इसका? ELSS का टैक्स डिडक्शन, जो कि हम अभी बात करके आए हैं, ठीक है। और वेल्थ क्रिएशन होती है, हमें पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल ही जाती है। अब एक चीज आती है NFO एंड वर्सेस IPO। IPO का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब IPO का मतलब है कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है, तो उसको IPO कहते हैं। उसी तरीके से न्यू फंड ऑफर भी होते हैं, NFO तब होता है जब एक म्यूचुअल फंड हाउस AMC पहली बार मार्केट में नया म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करता है। अगर म्यूचुअल फंड सबसे पहले अपनी नई स्कीम लॉन्च कर रहा है तो इन्हें उसे क्या बोलेंगे? NFO बोलेंगे। सिंपल वर्ड्स में NPNFO है, न्यू फंड्स ऑफर, ब्रांड न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इन्वेस्टर्स के लिए अभी अभी ओपन हुआ है, ठीक है। कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का क्या मतलब होता है? ये फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कभी भी शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। लिक्विडिटी, इनका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स कभी भी खरीद बेच सकते हैं ना। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं, ठीक है। NVA नेट एसेट्स वैल्यू अभी हमने बात करी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर दिन कैलकुलेट होता है ना। इन्वेस्टमेंट होरिजन, लॉन्ग टर्म, ये वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल बड़ा आसान है, अभी बात करते रहे इस चीज को। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स यानी कि ये फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं और आप ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं। लिक्विडिटी कम लिक्विड होते हैं क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक NVA कैलकुलेट होता है, लेकिन इसकी ट्रेडिंग मार्केट डिमांड के हिसाब से चेंज होती है। इन्वेस्टमेंट होरिजन, रिलायंस इसके एग्जांपल है, रिलायंस फिक्स्ड होरिजन फंड, ठीक है, जो एक फिक्स इनकम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। चलो, अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर और कौन कौन से रिस्क है? मार्केट रिस्क की तो हमने बात करी हमने। अब और भी रिस्क, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क। ऐसे क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है? डेट फंड्स। क्या है क्रेडिट रिस्क? उस रिस्क को डिस्क्राइब करता है जब इशूअर अपने डेट ऑब्लिगेशन जैसे बॉन्ड पर पेमेंट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उन लोगों ने इशू तो कर दिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू तो कर दिए, बट उन्होंने पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। ये ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि फंड का प्रपोर्शन रिस्की या लो क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज से भरा हो। इंटरेस्ट रेट भी है हमारा। इंटरेस्ट रेट जब रिस्क तब होता है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और जो बॉन्ड्स के प्राइस हैं वो कम होते हैं, गिरते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट, ये रिस्क ज्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में होता है क्योंकि उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है और मार्केट फ्लक्चुएशंस को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। लिक्विडिटी रिस्क भी होता है भाई, देखो उस रिस्क को रेफर करता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने में मुश्किल महसूस करते हैं, है ना। ये तब होता है जब, अब फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर खरीदा भाई, अब उसको कोई मतलब अब मैंने शेयर खरीद लिया, अब मैं बेचना चाहती हूँ भाई, उसको अब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, समझ लो, तो लिक्विडिटी रिस्क।
के कारण आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने के लिए कम प्राइस पर तैयार होना पड़ता है, ये तो पता है। अब नेक्स्ट क्या है, रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी हो सकता है। उस रिस्क को डिस्क्राइब करता है जब म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर या कंपनीज पर ज्यादा डिपेंड करता है ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा, अगर आपने टेक में इन्वेस्ट करा सिर्फ, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है तो आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी गिरेगी। एक में नहीं हो ना, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना ही होता है ना। अब देखो रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स क्या कहते हैं। देखो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग से पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमने इन सब चीजों के बारे में बात करी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं ये सोच रही हूँ स्टॉक मार्केट की पूरी सीरीज लेकर आए, ठीक है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट बेसिस टू एडवांस लेके जाए, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये वो वगैरह वगैरह सब समझा दूंगी, ठीक है। चलो अब फटाफट इस पे आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग से पहले रिस्क को समझना जरूरी होता है। हर रिस्क का इम्पैक्ट होता है, इसलिए अपनी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट के बारे में और कोई डिटेल चाहिए या कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछना मत भूलिएगा, ठीक है। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड आस्क योर डाउट्स। और हाँ, एक और बात, स्टे मोटिवेटेड और ट्रेड करते रहिए और फिर हम मिलते हैं अपनी ही एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।